मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सीबीटी 2 9 मई 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, और मैं इसके सारे गणित के क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% छूट के बाद 403.20 में बेचता है। यदि वह कुछ छूट नहीं देता और उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है। अगर छूट नहीं देगा तो 28% का लाभ होगा। तो हम पहले क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना है। क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x, और ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया अंकित मूल्य। तो बोल रहा है अंकित मूल्य पे 16% छूट दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो अंकित 100 16% छूट यानी 84 पे ही दे देंगे। यानी 84 के लिए 403.20, तो 100 के लिए कितना 100 निकालेंगे। 100 अंकित मूल्य माने हैं ना, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 100 के लिए कितना, तो 403.20 बटा 84 इंटू 100, तो ये हटेगा, 20 आएगा, 20 कट गया। इसको काट सकते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 0, 4 8 32, 7 21, 7 एकम 7, चौक 28, चौक 28, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 8 24, 48, ये आ जाएगा 4800। तो अंकित मूल्य मेरा कितना निकला। अब अंकित मूल्य मेरा निकल गया 480 निकला ना। तो अब हमको पता है कि मेरा x माने थे क्रय मूल्य। अब बोल रहा अगर छूट नहीं देते तो अंकित मूल्य पे ही बेचते, यानी 480 में ही बेचते तो 28% का लाभ होता। तब x का 128% बराबर 480 होगा। क्योंकि ये छूट नहीं देंगे तो क्रय मूल्य पे 28% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे 28% का लाभ होगा, यानी इतना ही में बेचना होगा। तब x इजिकल टू हो जाएगा 480 बटा 128 इंटू 100। अब काटो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, दूनी 8, 0 8 चौके 32, 8 एकम 8, 5 40, और 4 से 25 बार में 25 15 375 हो जाएगा। 25 25 125 बच्चा 12, 25 एकम 25 12 37, हाँ, तो 375 जो ऑप्शन नंबर 3 है। इसको इस तरह बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, तो परिपक्व देय धनराशि 6840 है। तो भुगतान की गई साधारण ब्याज का वार्षिक दर, तो वार्षिक दर पूछ रहा है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, मेरा पी यानी मूलधन कितना है 4750, ये ए अमाउंट यानी मिश्रधन 6840। तो मूलधन से मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा ना। तो 4750 घटा देते हैं, तो घटा देंगे 0, 14 में 5 जाएगा 9, 0 2, ये मेरा एसआई निकला, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल गया, तो दर निकल जाएगा ना, क्योंकि 5.5 वर्ष का है। तब हम जानते हैं आर इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। बैठा देते हैं, तो SI कितना है 2090 इंटू 100, P कितना है 4750 इंटू टी, टी कितना है 5.5 वर्ष। इसको लिख सकते हैं ना 11/2, 5.5 को। तब 0 0 गया, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 9 99, 19 बार में गया, 19 दूना 38, 9 5 19 5 95, 25 चौके 100, 4 दूनी 8% का दर निकला। तो ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ बोल रहा है ए ना 50% टंकी को 4 घंटा में भर रहा है, तो 50% 4 घंटा, तो 100% 8 घंटा में भरेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए एक टंकी को 8 घंटा में भरेगा, अब बी उसी टंकी को 12 घंटा में भरेगा। अब हमको दोनों मिलके कब कितना घंटा में भरेगा बोल रहा है। तो 12 8 का एलसीएम कितना होता है 24 होगा, 24 होगा, तो 8 तिहाई 24,
12 दूनी 24, तो इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल 24 यूनिट है भरना। और ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि टोटल 24 यूनिट है और ये दोनों मिल के 3 2 5 यूनिट काम करेगा, तो 5 से भागा देंगे तो 5 चौके 20, 4/5, ये होगा आंसर। तो बटा में नहीं है तो 4 घंटा हो जाएगा, और 4 को 60 से भागा करेंगे तो 5 से 12 चौक 48, 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ये घंटा में था आंसर, तो हम इसको घंटा और मिनट में तोड़ दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 में एक गोले की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और लंब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तो शंकु का ऊंचाई बोल रहा है, तो शंकु का ऊंचाई बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, गोला छोटा सा बना लेते हैं और एक शंकु बना लेते हैं, समझने में आसानी होगा। इसका त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है, ताकि दोनों 3√2 है, दोनों का त्रिज्या 3√2 है। तो बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl प्लस πr²। तो हम क्या करेंगे, πrl प्लस πr², 4πr², इसमें πr कॉमन ले लेंगे तो l प्लस r हो जाएगा, तो पाई कट गया, r इसमें 2 r है स्क्वायर में, तो एक चला जाएगा, यानी 4 पाई, यानी 4r इज इक्वल टू एल प्लस आर हो जाएगा, तो ये r इधर आ जाएगा तो 3r हो जाएगा, l इज इक्वल टू 3r, तो 3 इंटू आर का मान पता है ना, 3√2 दोनों का तो वही है, सेम है, तो 3√2 l, तो 3 3 3 9√2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू 9√2। तो अब हमको क्या निकलना है, यहाँ ये l होता है, ये h होता है, हमको पता है ना, तो ये जो त्रिज्या है r, हमको h निकालना है, ये हमेशा l² इज इक्वल टू h² प्लस r² होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो l², l मेरा कितना 9√2, यानी 981 इंटू 2 हो जाएगा, और h नहीं पता और r पता है 3√2, तो 9√2 हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये होता है 2 8 दूनी 16, ये 9 दूनी 18 इधर आके घट जाएगा, तो h², 12 में 8 घटा 4 बचेगा, 15 में 1 घटेगा तो 14 होगा, यानी h² इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 12, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में x इज इक्वल टू इतना दिया गया है और x - 7 का होल स्क्वायर पूछा है, तो हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो रैशनलाइजेशन करेंगे 2 प्लस √3 से और 2 प्लस √3 से, तो ये होगा ना a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, तो a² माइनस b², a² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 में 3 गया तो 1 बचेगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू इतना हो गया। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 4√3 हो जाएगा, 2ab 4√3, तो x इक्वल टू 7 प्लस 4√3, तो x का मान निकल गया ना। अब हमको क्या निकालना है, x - 7 का होल स्क्वायर निकालना है, तो अब हमको x का मान पता है ना, 7 प्लस 4√3, अब -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 7 गया तो 4√3 का होल स्क्वायर होगा, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम हमेशा आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, बाकी आप खुद तय कीजिए इसको आसानी से कैसे बनाना है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम 2 लाइन में भी खत्म कर सकते थे, आपका समझना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 में a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या इतना 15 से विभाज्य हो, तो 8 अंकीय संख्या का बात कर रहा है, यानी 4 5 2 3 a 6 0 b, तो हम हमेशा 15 से भागा करना है। अब बोल रहा है ए बी का अधिकतम मान होना चाहिए, ए और बी का अधिकतम मान होना चाहिए। अगर 15 से कोई संख्या भाग है लगने के लिए 3 और 5 दोनों से भाग लगना चाहिए, तो 5 से क्या होता है, लास्ट में 0
या 5 हो, तो बी के जगह पे तो हमको पता चल गया यानी तो 0 होगा, यानी तो 5 होगा। क्योंकि अधिकतम मान लेना है तो 0 तो नहीं लेंगे, 5 ही लेंगे। ये तो मेरा कंफर्म हो गया, अधिकतम मान है तो 0 नहीं लेंगे, 5 ही लेंगे। तो बी की जगह 5 हो गया, ये तो पता है। अब ए की जगह क्या होगा, तो 3 का नियम क्या है, संख्याओं का योग जो है ना 3 से कटता है। तो हम, अब तो ये क्लियर हो गया कि बी की जगह 5 ही होगा। तो 5 4 9 सम डिजिट लगाते हैं, 9 को नहीं लेंगे, 3 2 5, 5 6 11 5 16, 16 प्लस ए, 16 का हो जाएगा 7, 7 ए। तो 7 में क्या जोड़ दे कि ये 3 से कट जाएगा, तो 7 में अगर 2 जोड़ दे तो 3 से कट सकता है ना, 7 2 9 होता है, तो 9 3 से कटता है, तो 2 भी ले सकते हैं, या फिर 5 भी ले सकते हैं, 7 5 12 होता है, 12 भी 3 से कट जाएगा, या फिर 8 भी ले सकते हैं, 7 3 14 15 होता है, 15 भी 3 से कट रहा है, तो हमको अधिकतम संख्या लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अधिकतम लेंगे, ना 2 लेंगे ना 5 लेंगे, हम लेंगे 8। तो 8 लेंगे, तो ए के जगह 8 होगा, बी की जगह 5 होगा। तो मेरा 8 5 13 संख्या ए बी का योग निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 में, औरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। तो दोनों तरफा यात्रा करने के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल इज इक्वल टू हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल क्या करेंगे, 2 ए बी बटा ए प्लस बी, जहां ए पहला वाला चाल हो जाएगा और बी दूसरा वाला चाल हो जाएगा। तो हम जानते हैं, तो 2ab 2 इंटू 74 इंटू 111, और ये हो जाएगा 74 प्लस 111 हो गया। अब इसको करते हैं, तो 2 इंटू 7 4 इंटू 111 बटा हो जाएगा 4 1 5 और 11 7 18। ये किससे कटेगा, तो ये किससे कटेगा, तो 11 को 37 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 7 21 3 3 9 2 11। तो 37 इंटू 3 5 से काटेंगे तो 37, हाँ 37 बचे, और ये 3 बार में कट रहा है 37 से, 37 से ये 3 बार में, ये 5 बार में, और हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 का 4, 6 सत्ते 42 2 44 बटा 5। तो इसको लिखेंगे 5 अठी 40, फिर 5 अठी 40, फिर पॉइंट देंगे 5 अठी 40। इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है, जो कि हमको दिख रहा है 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 में यहां दिया, यदि ए बाई 2 2a बाई 3 या a बाई 4 या 3a बाई 5 का माध्यिका 6 है, तो बोल रहा है a का मान क्या हो, कितना होगा, जहां a एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमको बोल रहा है a बाई 2 2a बाई 3 a बाई 4 3a बाई 5, बोल रहा है इसमें इसका जो माध्यिका है, सबका माध्यिका कितना है, माध्यिका 6 है। लेकिन माध्यिका क्या होता है, आरोही क्रम करके बीच वाला होता है माध्यिका। इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता चलेगा, तो हमको इसको निकालना होगा। लेकिन इसका एक तरीका हम है, नीचे वाला जो संख्या है 4 5 3 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 30 दूनी 60, 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 है, तो ए को 60 मान लेते हैं। अगर ए 60 है तो ये हो जाएगा 30, 60 दूना 120, 30 40 हो जाएगा। ये 4 से भागा होगा 60 का 15 हो जाएगा, ये 180 36 हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, a बाई 4, तो a बाई 4 पहले लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है 30, a बाई 2, उससे बड़ा कौन है 36, 3a बाई 5, उससे बड़ा कौन है 2a बाई 3, सबसे बड़ा a है। तो एक चीज समझ में आया, माध्यिका दिया हुआ है 6, तो माध्यिका दिया हुआ है 6, और यहाँ माध्यिका क्या है बीच वाला 3a बाई 5, यानी 3a बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो 3 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, a इज इक्वल टू 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको इस तरह बना सकते हैं, a मान लिया आसानी से बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10, दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है।
1/2 से कम है यानी 1/2 से कम है, यानी 2 का आधा है। 1/2 मतलब 2 है और उसका आधा 1 है। अब देखो कौन है, 15 का आधा कितना था, 7.5, तो ये आधा से ज्यादा है यानी ये नहीं होगा। 21 का आधा क्या होता है, 10.5, ये 11 है, ये भी नहीं होगा, आधा से कम होना चाहिए। 31 का आधा क्या है, 15.5, अब 15.5 से कम है, 15 है यानी ये होगा, सिंपल सी बात है। 9 का आधा 4.5 होता है, ये 5 है, आधा से ज्यादा है यानी ये नहीं होगा, सिंपल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 11 में एक विद्यालय में कक्षा 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बस को किराया लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठे जा सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बस में बैठे जा सकने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या, तो बोल रहा है 360, 520 और 280 छात्र हैं और प्रत्येक बस में समान कक्षा का होना चाहिए। तो इसका सिंपल है, और एक ही कक्षा के छात्र भी होने चाहिए, तो इसका HCF निकालना होगा। सिंपल है और कुछ नहीं करते हैं। तो 0 0 0 कॉमन है तो 10 से कर देते हैं, तो 36 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और फिर 4 9 36, 13 बार में 52, 4 7 28, तो 10 और 4 40 कॉमन है यानी HCF इसका 40 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, इसका HCF निकाल देना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 में रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा में औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। बोल रहा है 9 से 99 हो गया है, कितना बढ़ा दिया, 90 बढ़ाया, पर असलियत में 9 था लेकिन 99 कर दिया, 90 बढ़ा दिया। 90 बढ़ा देने के कारण औसत कितना बढ़ गया, 2.25 बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या, हम मान लेते हैं कि कक्षा में छात्रों की संख्या x है, क्योंकि जितना संख्या बढ़ा अगर उसका औसत निकाले 90/x, तो वो औसत बराबर होगा जितना औसत बढ़ा अधिक, औसत 2.25 ही बढ़ा है यानी 2.25, तो ये x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x इजिकल टू ये इधर आ जाएगा 90/2.25, ये हटेगा, ये 0 आ जाएगा, 25 नवा 25 चौके 100 और 9 दहिया, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 का छात्रों की संख्या है, बोला छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 40 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ नहीं था, जितना बढ़ा उसका औसत निकालेंगे, क्योंकि जितना बढ़ा उसका औसत यही है, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो जितना बढ़ा उसका योग यानी 90 को x से भागा करेंगे तो वही संख्या निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 में 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयतकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार प्लेट काटकर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग का भुजा क्या होगा। तो बोल रहा है एक धात्विक शीट है, इस शीट से हम 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला 3 गोला काट के निकालिए, 6, 4 और 2 सेंटीमीटर का काट के निकालिए, तो बाकी जो शेष क्षेत्रफल बचा वो किसके बराबर है, किसी वर्ग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल और ये तीनों का क्षेत्रफल जोड़ के निकाल के घटा देते हैं, जो शेष बचेगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या इसका आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 36 इंटू 16, घटेगा ये तीनों का क्षेत्रफल यानी तीनों गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस पाई 2 का स्क्वायर। अब इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, 36 इंटू 16 माइनस पाई कॉमन ले लेंगे, इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं, 36 4 40 और 56 यानी पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 56, और ये हो जाएगा 36 इंटू 16, तो 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। तो हम लिख सकते हैं, क्या गुना करना, इसको मैं सही रहने देते हैं, तो 36 इंटू 16 अब 22 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे और 2 और कॉमन ले लेंगे,
8 दूनी 16, इधर से कॉमन हो गया, इससे 2 कॉमन लिए तो 11 हो गया, यहाँ 16 कॉमन ले लिए तो 36 बता, 36 माइनस 11 हो जाएगा, तो 36 में 11 तो 25 बचेगा, यानी 8 दूनी 16, तो 16 इंटू 25 400 हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल निकला शेष जो बचा हुआ है किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, ये किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, यानी ए स्क्वायर इजिकल टू 400, तो ए इजिकल टू कितना होगा, रूट हटेगा चढ़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है ना, तो मेरा वो वर्ग का क्षेत्रफल 400 निकला, तो भुजा 20 हो गया। ये भुजा के बारे में ही पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 में है। सिंपल है, हम क्या किए, ये दोनों को गुना करने से अच्छा है कि हम कॉमन ले लिए, इसमें से ये 8 कॉमन ले लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 11 बचा, और इसमें से 8 दूनी 16 कॉमन लिए, और इसमें से डायरेक्ट 16 कॉमन ले लिए, तो 36 माइनस 11 25 हुआ, 16 इंटू 25 किए 400 आ गया, ए इजगल टू 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते रहेंगे, एग्जाम में आप हर चीज को मन से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें। यहाँ बोल रहा है ये 25 है 0.25, तो ये होगा 0.5 निकल जाएगा, प्लस ये 2 49 है तो 7 का स्क्वायर है, और 4 जीरो का 2 जीरो निकलेगा तो 0.07 हो जाएगा, माइनस 0.3 और 9 है तो 0.03 होगा, 0.03, 2 पॉइंट का 1 पॉइंट निकलेगा। तो हम देख रहे हैं 0.5 है और 7 दूनी के 14, तो 14 है और 0.4 हो जाएगा, माइनस 3 तिहाई 9, 0.09 होगा, तो ये हो जाएगा 504 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0.4 माइनस 0.09 घटा देंगे, 14 में 9 हो गया, 5 बचेगा, 0.0, ये मेरा बच रहा है 0.55 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता दिए, आप लोग समझने में आसानी होगा। प्रश्न संख्या 15 में एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है और 200 रुपये भाड़ा पे व्यय कर देता है, तो 12,300 में खरीद के 200 भाड़ा लगाता है, यानी 12,500 हो गया। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इसे 6% लाभ पे सी को बेच देता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करके, यानी 29.15 अधिक अंकित करके करता है और ग्राहक को 10% छूट देता है, तो सी का लाभ। तो बोल रहा है पहले 12,300 और 200 12,500 खर्चा किया, ये कितना खर्चा किया, 12,500 रुपया। अब चूंकि उसको 10% लाभ पर बेच देता है, यानी 110/100। फिर बोल रहा है फिर बी भी उसको बेच देता है 6%, यानी 106/100। तो अब काटते हैं, 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 जीरो 1 जीरो गया, 5 दूना 10, 5 से 25 बार में कट गया, 2 से 53, 25 तिहाई, तब हो जाएगा 11 इंटू 25 तिहाई 75 का 5 बचा 7, 25 25 125 7 132, ये 5 7 5 4 1, ये हो गया सी का क्रय मूल। ये सी का क्या है, क्रय मूल है। अब सी चूंकि कितना बढ़ा के अंकित कर रहा है, 29.15, यानी 14,575 में 29.15 बढ़ाकर अंकित कर रहा है, यानी 0 10 8 1 9 9 5 14 6 1 7, यानी 17,490 इसका अंकित मूल्य, इतना बढ़ा के अंकित किया, यानी इसका अंकित मूल्य निकल गया इतना। तो अब अंकित मूल्य पर ही 10% छूट देके बेच रहा है, यानी 17,490 में 10% छूट दे रहा है, यानी 90 पे बेच दे रहा है, यानी 0 0 गया, 0 0 गया, 9 9 81 और 9 9 81 बचा 8, 9 चौके 36 8 44 और 17 9 153 4 157, यानी 15,741। तो हम एक चीज देख लिए, 15,741 इसका विक्रय मूल्य है, 10% लाभ देके इस पर बेच देता है, विक्रय मूल्य है। तो अब हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य कितना था 14,775, 14,575 घटा देंगे, 11 में 5 जाएगा, 6 5 11, 13 में 7 जाएगा 3 और 4 6 बचेगा, और 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, 15 में, यानी ये लाभ निकल गया, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दिए तो लाभ 1166 का है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16, यदि धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, तो धनात्मक 5 गुने से 6 अधिक है, तो धनात्मक संख्या का वर्ग, यानी इसका वर्ग कर दिए, तो उस संख्या का 5 गुना इंटू 5 से 5 गुना से 6 अधिक है, यानी इस पर 6 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इजगल टू 0 हो जाएगा।
तो अब हम एक्स स्क्वायर, अब क्या करें 6, तो ये -6x प्लस एक्स माइनस 6 इजगल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स -6 हो जाएगा, अब +1 ले लेंगे फिर भी एक्स -6 हो जाएगा इजगल टू 0। एक्स -6 एक्स प्लस 1 इजगल टू 0, तो एक्स इजगल टू 6 और -1 आएगा। एक्स इजगल टू से प्लस वाला लेंगे 6, यानी तो संख्या क्या होगा 6 होगा, तो वो संख्या क्या है 6 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 17 में एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 4 माह के लिए यानी 16 माह, एक वर्ष में 12 माह होता है, 4 माह यानी 16 माह हो जाएगा, के लिए निवेश किया, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है तो निश्चित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है 8 माह पे लगाते हैं, तो हम एक चीज देख रहे हैं, वार्षिक 18% है यानी 12 माह पे 18% ब्याज है, तो हमको 8 माह पे कितना पड़ेगा, चूंकि 8 मासिक आधार पे माना जा रहा था 8 माह पर, तो 18/12 इंटू 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 छक 18, 6 दूनी 12, यानी 8 माह पर 12% लगेगा। तो हमको पता चल गया 8 माह पे 12% लग रहा है, 16 माह के लिए लग रहा है टोटल, तो 16 यानी 16 माह में 2 बार लगेगा, यानी समय 2 बार, यानी टी समय हो जाएगा 2, क्योंकि 16 माह है, 8 महीना पे लग रहा है ब्याज, तो 12% लग रहा है 8 महीना पर, तो हो जाएगा समय 2 बार हो जाएगा, तो हाँ T2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो बोल रहा ब्याज इतना है, तो हम 2 साल का ब्याज होता है ना 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये वाला सबको पता होगा, तो 12 दूनी 24 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 44, 100 का पॉइंट यानी 25.44। तो अब हम 25.44 के लिए, ये मेरा इतना प्रतिशत ब्याज है CI, तो 25.44 के लिए 3816, तो टोटल 100% मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 100% के लिए कितना सीधा निकल जाएगा धनराशि, तो बनाते हैं 3816 बटा 25.44 इंटू 100, R 12% लगेगा और समय 2 बार, तो ये पॉइंट गया 00, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 4 से 25 बार में, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 नवा 36, 4 से 4 अट्ठी 32, 4 नवा 36 हो गया, और 2 1 4 पचे 20, 4 चौके 16, छक 54, 150 यानी 6 बार में कट रहा है ये, 25 छक 150, 150 और 2 जीरो यानी 15,000 रुपया निकल गया मेरा मूलधन। ये मेरा मूलधन कितना निकला 15,000। सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या फिर इसको और तरीका से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर 2 साल का ब्याज निकालना है तो ये तरीका ठीक है। 2x एक्स स्क्वायर बाई 100, 2 साल का CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और 3 साल का निकालना हो तो 3 साल का अगर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है 3 ईयर के लिए 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस एक्स क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। 3 साल के लिए ये हो जाएगा, 2 साल के लिए वो हो जाएगा, तो ये याद रखने से कल कभी फायदा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पूरा 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम ये देख रहे हैं 8 मासिक हो रहा है 2 वर्ष के लिए, तो हम देख रहे हैं 2 वर्ष में कितना 24 माह होता है, तो समय कितना होगा 24/8, तो समय 3 बार हो जाएगा 3 ईयर, चूंकि 24 महीना में 3 बार लगेगा ब्याज, तो ये ब्याज 3 बार लगेगा तो 3 साल हो जाएगा, तो ब्याज तो 3 साल, और दर कितना होगा, तो दर x% है सालाना वार्षिक, तो x% वार्षिक है तो 12 महीना में x%, तो 8 महीना में कितना बटा 12 इंटू 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो दर हो जाएगा 2x/3,
तो हमको दर भी निकल गया 2x/, दर 2x/3 निकल गया, और समय 3 वर्ष। तो मेरा धनराशि क्या है 7800, और 2 वर्ष बाद हो जाता है 10381.80, क्योंकि 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 0 1 0 1 0 गया, ये 10 उधर चला जाएगा, तो 78, तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो ये उधर 1 0 हो जाएगा। अब 3 साल का है, इसको काटते हैं, काटेंगे 7 14 15, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 3 18, 6 कम 6 4 3 6 7 42, 6 3 18 0 6 3 18 कट गया 1 0 3। अब 13 से काटेंगे, 13 कम 13 4 3 13 39 4 0 13 39 1 3 13 कम 13, यानी ये 1000 हो गया, ये हो गया 1331। क्योंकि 3 साल का है तो क्यूब रूट देंगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। तो मूलधन 10 था, पहले 10 था, अब 11 हो गया, कितना बढ़ गया है तो 1 बढ़ा है, तो 1 इंटू 100/10, तो R इज इक्वल टू 10% निकला। कितना बचा 10, यानी 10 से 11 हो गया, यानी कितना बढ़ा 10%, तो R इज इक्वल टू 10% निकला। तो R मेरा कितना था 2x/3 था, इज इक्वल टू 10%, तो 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 5 15% है, तो हमको दर निकल गया 15%, क्योंकि R हमको मेरा पहले कितना था 10% निकला R, और R इज इक्वल टू था 2x/3, तो 2x/3 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 15%, 15% निकल गया। x क्या है मेरा दर, तो अब हमको लेटेस्ट दर क्या लगेगा x + 5, 5 बढ़ा के लग रहा है, तो अब दर हमको लग रहा है x + 5, 15 + 5 ही हो जाएगा 20% दर लग रहा है। अब दर जो है 20% लग रहा है, और समय 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी अर्धवार्षिक है, तो समय अर्धवार्षिक 1 वर्ष में 2 बार लगेगा, तो 1 वर्ष में 2 बार, तो अर्धवार्षिक में समय को 2 गुना और दर को आधा कहते हैं, तो R 20% है, दर आधा हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और समय 2 वर्ष, दर आधा, तो मेरा समय 2 वर्ष, दर पर 10% रह गया। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमको 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमको पता ना 2 वर्ष में कितना लगता है 2x + x²/100, तो 10 दूना 20, और 100 कट गया, यानी 21 हो जाएगा, 21% ब्याज लगेगा, यानी 7800 पे 21% निकाल देंगे, 0 0 गया, तो ये हो जाएगा 21, 8 7 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 8 3 16 38, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे। ये बहुत लंबा बना, और ये इसी तरह बनेगा, ये क्वेश्चन दिया ही था फंसाने के लिए। इसको दर निकालेंगे, आपको 8 माह पे आपको पता होना चाहिए कितना दर लगेगा, और क्योंकि 12 माह पे x%, 8 माह पे कितना लगेगा, और 8 माह पे 2 वर्ष में 3 बार लगेगा, क्योंकि 24 माह होता है, और 8 माह करके 3 बार लगेगा ब्याज। उसी तरह अर्धवार्षिक में 12 माह पे 2 बार लगेगा ब्याज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 19 में PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एंगल PQR और एंगल PSR का अनुपात 11:7 है। यदि PQ और QR बराबर है तो OPQ ज्ञात कीजिए। तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ये रहा चक्रीय चतुर्भुज, जिसे PQRS, जिसमें PQQR बराबर है, तो ये PQQR बराबर है, और PQR और PSR 11:7 है, तो PQR यानी ये और PSR यानी ये। तो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का जो भुजा होता है ना 180 डिग्री का होता है, यानी एंगल Q एंगल S 180 डिग्री, यानी 11 और 7, 11 7 18 के लिए 180, तो 7 के लिए कितना 18 दहिया 180,
तो 7 दहिया 70 हो जाएगा, और 11 दहिया 110, यानी 11 के लिए 110, 7 दहिया 70, ये 70 110 हो गया, तो ये क्यू हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70, और ये इसका केंद्र ओ। तो बोल रहा है ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो ओ पी क्यू यानी ये वाला, तो ओ पी क्यू ये निकालने बोल रहा है। अगर हम इसको यहां से मिला दे आर के साथ, तो हमको एक पता चल रहा है ना, किसी भी वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पे बना कोण का आधा होता है, यानी ये इसका डबल होगा, ये 70 है तो ये कितना होगा 140 होगा। तो देखते हैं पी क्यू आर ओ, ये क्या है, चतुर्भुज बना रहा है ना, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो पी क्यू आर ओ, तो 110 140 दो भुजा का योग पता है, 110 140 कितना होता है 250 होता है, तो 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। तो ये भुजा बराबर है, और ये अगर इसका त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है केंद्र से बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है। टोटल 110 है, तो इस तो 55 ये होगा, 55 ये होगा, तो ऑप्शन 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 20 में इतना का मान निकाले, तो इसको 3 पे 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 पे 4 लिखेंगे, 4 यानी 0.16 इंटू 3 पे 36 ऑलरेडी है, तो 16 चौके 64, तो 3 पे 0.64 इंटू 3 पे 0.37, तो क्या गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 पर 0.64 प्लस 0.36, 64 36 100, यानी 3 पे 1.00, यानी 3 ही आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 21, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो किसी संख्या यानी x का 1/8 करते यानी x/8, 42 का आधा यानी 21 से 12 कम है, 21 से 12 कम है यानी 12 9 21, यानी x/8 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 9 8 72, x इज इक्वल टू 72 हो गया। तो बोल रहा है संख्या का 1/4 यानी x/4 बोल रहा है, तो यानी 72/4, यहाँ होता है 18 चौके 72, यानी 18 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है और धारा की चाल 5.5/6 मीटर पर सेकेंड है, तो धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में तय करना, धारा के विपरीत दिशा में हम जानते हैं, हम ये है धारा की दिशा, तो नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में जब नाव जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में चाल जाएगा तो इधर तो x माइनस वाई। तो सिंपल सा बात है, यहाँ धारा के विपरीत दिशा बोल रहा है तो चाल x माइनस वाई होगा, तो हमको पता है x कितना है, नाव का चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और y धारा का चाल 5/6 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, 5 5 गया, y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो हमको पता है ना धारा के विपरीत दिशा जाएगा तो चाल क्या होगा x माइनस वाई होगा, तो x माइनस वाई यानी 11 में 3 घटेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और मेरा दूरी क्या है 36, तो समय इज इक्वल टू होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, यानी 36 बटा, अब चाल 8 है, 4 दूनी 8 4 9 36, यानी 9/2 समय लगेगा, मतलब 4.5 घंटा दिख रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 23, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या इतना में के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाजित हो जाए। यानी यहाँ 6 अंक की संख्या दिया, यानी 24 31 2 6 अंक की संख्या है, तो बोल रहा है 6 से विभाज्य हो जाना चाहिए, ये संख्या जो है 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का संख्या 2 से कटना चाहिए, यानी 2 4 6 या 8, यही 4 गो में से कोई एक होगा, 2 4 6 8, यानी के का मान 2 4 6 8 होगा, क्योंकि 2 से कटना भी तो चाहिए, 3 से कटने के लिए संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, तो योग करते हैं, तो जितना 3 से कटने वाला, जैसे 3 4 2 1 3, इसको नहीं लेंगे, 4 2 6, यानी सारा संख्या 4 2 6 3 9 3 12, 12 का 3 हो जाएगा,
3 प्लस के। अब के में क्या जोड़ दे कि 3 से कटेगा, अगर 2 जोड़ते तो 3 2 5 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 4 2 7 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, यानी 3 के जगह 6 रखेंगे, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा 6 होगा, 6 के जगह अगर 6 रखेंगे तो 2 से तो कट ही रहा है, 3 से भी 6 3 9 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा, यानी यहां ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24, 11 15 20 30 में से प्रत्येक से के घटाया जाए, के ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती है। तो इतना का मध्यानुपाती निकालना, अगर मध्यानुपाती निकालना यानी ए और सी है तो बी स्क्वायर इजगल टू ए सी होता है, बी इजगल टू रूट अंडर ए सी, तो ये मध्यानुपाती निकालना है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले ये समानुपात है हो जाएगा, यानी 11 में से के घटाएं, 15 में से के घटाएं, अगर के घटाया जाए तो ये चारों संख्या समानुपात हो जाता है, यही ना कहना चाह रहा है। तो के घटाते हैं, 20 में से के 30 में से के घटा दिए तो चारों समानुपात हो गया, इतना बटा इतना इतना बटा इतना। अब इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ये 11 माइनस के, 30 माइनस के, 20 माइनस के, 15 माइनस के हो गया, तो 33 माइनस 30 के माइनस 11 के माइनस के स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 15 के माइनस 20 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर तो गया 333, सॉरी 330 और 41 के, ये 300 हो जाएगा, 15 20 35 के, ये 35 के इधर आ जाएगा, ये 330 के है, ये 300 के है, ये 300 इधर आ जाएगा तो ये 30 बचेगा, घट जाएगा तो 41 उधर, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 41 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 35 से घटेगा यानी 6 के बचेगा, यानी 6 बचे 30, यानी के इजगल टू 5 निकलेगा। ये ऑप्शन नंबर के इजगल टू 5 निकल रहा है। तो हमको बोल रहा है मध्यानुपाती निकालना है, तो हमको पता है ना मध्यानुपाती, इसको ए माने है इसको सी माने हैं, तो हमको बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए, यानी के का मान 15 है, सॉरी 5 है, तो 5 दूना 10 और 10 दू 12, यहाँ ए की जगह 12 होगा, इंटू सी, सी की जगह ये सी है ये ए है, तो बी स्क्वायर मध्यानुपाती बी स्क्वायर ए सी होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25 यहाँ 75, तो बी इज इक्वल टू 12 को 4 इंटू 3 में तोड़ेंगे, 75 को 25 इंटू 3 में तोड़ेंगे, तो 25 का 5 बाहर निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, 2 3 का 1 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 5 दूना 10 तिहाई 30 हो जाएगा मध्यानुपाती, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 25 में किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3.1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना कम है। तो हम जानते हैं ना टोटल इंटरेस्ट परसेंट कितना होता है, टोटल इंटरेस्ट परसेंट इज इक्वल टू आर इंटू टी होता है। हमको पता है कि इसका इंटरेस्ट 15 इंटू 3 तिहाई 9 1 10/3, और इसका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 12 इंटू 5.5, यानी 5 10 1 11/2, 11/2, 3 5 15, 5 नहीं 50%, ये 11 6 66%, ये इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 50%, इसका 66% बोल रहा है। तो साधारण ब्याज में अंतर इतना है, यहाँ ब्याज में कितना डिफरेंस है 16% का डिफरेंस है ना, तो 16 के लिए 18 40, तो धनराशि तो टोटल 100% होता है, तो 100 के लिए कितना, तो 16 इंटू 100, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छक 24, 0 4 एकम एकम 4 पचे 20, 11500 हो जाएगा। ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो मूलधन निकल गया मेरा 11500।
प्रश्न संख्या 26, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलक का आयतन कितना होगा? तो अर्धगोलक आयतन बोल रहा है तो 2/3 πr क्यू होता है। गोलक आयतन होता है 4/3 πr क्यू। इसका आधा हो जाएगा यानी 2/3 πr क्यू। तो अर्धगोलक आयतन तो 2/3 r हो जाएगा πr क्यू यानी 3 का क्यू यानी 27 और 3 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 पाई हो जाएगा जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 27, यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो घन का विकर्ण क्या होता है? d=√3a होता है। क्योंकि 12 सेंटीमीटर है तो √3 इधर आ जाएगा। d कितना 12 है तो √3 आ जाएगा तो √3 हो जाएगा। a=12/√3। तो घन का आयतन बोल रहा है। तो आयतन क्या होता है? क्यू होता है। तो इसको भी क्यू करेंगे। ए क्यू होता है घन का आयतन। ए क्यू =12/√3 क्यू कर देते हैं। क्यू कर देते हैं तो 12 का क्यू हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 1 12, ये 3 का 3√3 हो जाएगा। 3 चौके 12 कट जाएगा। 12 12 144, 144 इंटू 4 ये हो जाएगा √3। सॉरी, इसको पहले रैशनलाइजेशन कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको √3 और √3 से कर देंगे तो √3 3 हो जाएगा और 3 चौके 12 कट जाएगा यानी 4 चौके 16 इंटू 12 बचेगा यानी 16 इंटू 12 √3 ये हो जाएगा ए क्यू। तो 16 दूनी 32 का 2 √3 वाला एक ही वो है लास्ट में 2 और √3। 16 दूनी 32 का 2 बचा 3, 16 कम 16 3 19 √3। यही है मेरा 192 √3, 192 ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28, किसी चट्टान पर बैठे एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनयन कोण पर देखता है जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के नीचे किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है तो नाव तट पर पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? तो बोल रहा अवनयन कोण मतलब ऊपर से नीचे होता है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, एक बना देते हैं। अवनयन कोण होता है ऊपर से नीचे। जब ये है 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री होता है, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होता है। उसी तरह बोलता है 10 मिनट बाद जब नाव आगे बढ़ता है, नाव यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाता है, बोलता है तब जो अवनयन कोण है 60 डिग्री का बनता है। 60 डिग्री बनेगा मतलब ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का होता है तो इसको हटा देते हैं। तो 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है कितना? 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय, तट कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? तो हम देख रहे हैं √60 का होता है ना, आपको ये पता होना चाहिए। अगर 60 डिग्री है तो ये होता है √3 और ये होता है 1, तो ये होता है √3, ये होगा 1। और 30 डिग्री है तो सामने वाला हो जाता है 1 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 अगर 30 डिग्री होगा तो हम इसको कह सकते हैं। तो ये कितना है? √3, ये है 1। हमको ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हमको ये पता है ना, अगर ये 1 है और ये √3 होगा, अगर 30 डिग्री होता है तो ये 1, ये 2, ये √3 हो जाएगा। और 60 डिग्री होगा तो ये √3, ये 1, ये 2 हो जाएगा। तो अगर ये 1 के लिए 3 है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है ये 1 तो पता है, इसका 1 है, इसका नहीं पता कितना है, जो कि 10 मिनट चल रहा है इतना ही में। तो हमको इतना पता है कि पूरा का तो पता है √3 होता है, तो एक के लिए √3, एक के लिए √3, तो यहाँ √3 के लिए कितना? √3 के लिए कितना? तो √3/1 इंटू √3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब पूरा 3 हो जाएगा। ये पूरा कितना है? 3 है।
और आपको पता है ये पूरा 3 है और ये 1 है, ये ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो ये 1 है और ये पूरा 3 है, तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये 2 है। तो हम देख रहे हैं 2 के लिए 10 मिनट, 2 के लिए 10 मिनट लगा, क्योंकि इतना दूरी तय करने में, यानी 2 के लिए 10 मिनट। तो यहाँ तो एक ही है, तो एक के लिए कितना मिनट, तो 10/2 इंटू 1, 5 मिनट होगा ना, तो 5 मिनट लगेगा। क्योंकि बोल रहा है तट तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा, तो 10 मिनट तो पहले चल चुका था, प्लस 5 मिनट अभी चला, कुल 15 मिनट लगेगा। तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, समझाने के लिए आपको बताएं, ये आसान है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 29। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो आधार की लंबाई बोल, त्रिभुज का बोल रहा है, ये त्रिभुज है, बोलता है आधार की लंबाई ऊंचाई से 6 अधिक है, ऊंचाई जो भी हो, मान लेते हैं ऊंचाई h है, आधार ऊंचाई से 6 अधिक है, तो h+6 हो जाएगा। तो हमको पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार b ऊंचाई h, तो हमको पता है क्षेत्रफल कितना है, 108 है, 1/2 इंटू आधार कितना है h+6, ऊंचाई h है, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 216 हो जाएगा, यानी h², तो ये हो जाएगा h+6 इंटू h, तो 216 को तोड़ते हैं, h इंटू h+6 में, तो 216 को तोड़ेंगे तो 6 है, तो ये 36 हो जाएगा, फिर 6 से तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 6, तो इसको h इंटू h+6 में तोड़ना है, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, यानी 12 18 6 h इंटू h+6 हो जा रहा है। हाँ तो ठीक है, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, h इंटू h+6, इससे 6 अधिक है, यानी 12 और 18 में, यानी h इजिकल टू 12 हो जाएगा। h इजिकल टू आधार की लंबाई, यानी h+6 आधार, h+6 यानी 12 + 6 18 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 इसको तोड़ दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के ऑनियन कोण से देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी गणना कीजिए। बच्चे की ऊंचाई नग्न है मानते हुए। तो हम देख रहे हैं ये एक मीनार है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ एक बच्चा खेल रहा है, उसको देखता है, यहाँ क्या कर रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, तो उसको ऊपर से देखता है, तो ऑनियन कोण बोलता है 30 डिग्री का है। कितना, 30 डिग्री, ऑनियन कोण 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये पैरेलल होता है इसके, ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी बच्चे से मीनार का ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 मीटर है, तो हमको पता है ना 30 डिग्री होता है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2, तो ये दूरी निकालने बोल रहा है, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी, तो ये कितना है 1 के लिए 30, 1 के लिए 30 है, तो √3 निकालना है, यानी दूरी निकालना है, तो √3 के लिए कितना, तो 30/1 इंटू √3, तो 30 √3 हो जाएगा, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 31। दो संख्याओं का योगफल 72 है, यदि उन संख्याओं का अनुपात इतना है तो दोनों संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। तो योगफल बोल रहा है, तो योगफल 3:5 है, तो योग कितना होगा, 5 3 8, 8 के लिए 72। बोल रहा अंतर, तो अंतर कितना है, अनुपात का ही अंतर देख लेते हैं, 3 2 5 होता है, यानी 2 का अंतर है, तो 2 के लिए कितना, यही अंतर निकाल लेते हैं, अंतर यही निकाल लेते हैं, यानी पहले भागा होगा फिर गुना होगा, तो 8 9 72 और 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 32। 25 संख्याओं का औसत इतना है, यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 49 है, तो इतना इतना शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 25 संख्याओं का औसत 48.2 है। ये क्वेश्चन इसका शिफ्ट 1 में भी आया था, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन, थोड़ा डाटा अलग है, ये शिफ्ट 1 में भी आया था। तो बोल रहा है 25 संख्याओं का औसत इतना है और 10 संख्याओं का औसत 47 है और बाकी का 12 संख्या का औसत 49 है, तो बोल रहा है 58 69 और शेष संख्या का औसत क्या होगा, शेष संख्या का औसत एवरेज निकालने बोल रहा है। तो हम देखते हैं, अगर 25 संख्याओं का औसत इतना है तो योग क्या होगा, तो योग होता है ना 25 इंटू 48.2, योग निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो योग मेरा होगा
25 दूना 50 का 0, 25 अठे 200, 5 का 5 बचा 20, 25 चौके 100, 120, ये हो गया। अब इसका योग निकाले तो 4 7 इंटू 10 हो जाएगा, 470 हो जाएगा इसका योग। और इसका योग 49 इंटू 12, 12 9 108 का 8 बचा 10, 12 चौके 48, 10 58। तो हम देख रहे हैं 10 संख्या का योग हो गया और 12 संख्या का योग हो गया, तो 10 और 12 टोटल कितना है 22 संख्या। अगर इसको जोड़ दें तो 22 संख्या का योग निकल जाएगा। 8 7 में 14 15 9 1 10 10 58, 22 संख्या का योग निकल गया, योग 10 58। अब मेरे हमको पता है 25 संख्या का योग कितना है 120 50, यहां निकाल चुके हैं 25 संख्या का योग। तो अगर हम घटा दें 22 संख्या का योग, यानी यहां पॉइंट देना भूल गए, यहां पॉइंट होगा तो 1205। अब इसको हम घटा देंगे 22 संख्या में 25 संख्या में 22 संख्या घटाएंगे तो 3 संख्या का निकलेगा, शेष जो 3 संख्या होगा, शेष 3 संख्या तो हम घटा देंगे 1058, ये 15 में 8 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में 10 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 147, 147। शेष 3 बोलता है 58 69 और शेष संख्या का औसत। तो शेष संख्या का योग तो इतना है, अब बाकी 2 संख्या तो शेष 3 संख्या है, तो शेष 3 संख्या का योग हो गया। तो हम जो इसको जोड़ देते हैं, इसका औसत पूछा है, औसत औसत इक्वल टू योग बटा संख्या। तो योग कितना होगा, तो योग कर देते हैं 8 9 17 17 7 24 का 4 बचा 2 6 5 11 11 14 25 25 2 27 और 27 1 2 और ये 3 संख्या का योग है, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 से भागा करेंगे तब 5 पचे 25 2 4 5 चौके 20 5 अठी 40, यहाँ 54.8 इसका एवरेज यानी औसत निकल रहा है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 33 में ए बी किसी कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को उसके कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो हम बोल रहा है ए बी और सी टोटल कितना राशि है 18,750 राशि का काम लिया गया, इतना राशि रुपया का काम है, जिसमें से ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी उसको 30 दिन में काम कर सकता है। लेकिन सी की सहायता से कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन ए बी अकेले काम नहीं किया, ए बी सी के साथ मिलकर काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर दिया है। तो अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 60 हो जाएगा, 60 तो 8 का पहाड़ा में नहीं आता, यानी 120 हो जाएगा, 120। तो 20 छक 120, 30 चौके 120 और 8 यानी 15 बार में। तो हम देख रहे हैं कि इफिशियंसी निकल गया, ए का इफिशियंसी कितना है 6, बी का इफिशियंसी कितना है 4, सी का कितना होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों का इफिशियंसी 15 है, ए बी सी तीनों का इफिशियंसी 15 है, ए बी और सी तीनों का 15 है, तो सी का कितना होगा, तो 6 4 10, ए बी का तो 10 है, तो बाकी 5 जो बचा वो सी का होगा। तो तीनों का हमको इफिशियंसी निकल गया, और तीनों का इफिशियंसी निकल गया तो पैसा बढ़ जाएगा, इफिशियंसी के अनुपात में ही पैसा का बंटवारा होता है। तो 6 4 10 5 15, 15 के लिए, तब यहाँ 15 के लिए 18,750, तो सी का हिस्सा बोल रहा है, यानी सी का 5, 5 के लिए कितना, तो 18,750 बटा 15 इंटू 5, 5 तिहाई 15 3 बार में कट गया, ये 3 छक 18 3 दूना 6 3 पचे 15, 6,250 रुपया का राशि सी को दिया गया है, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 34 में किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। किरण की आयु उसके शादी के समय की आयु का इतना गुनी है, मतलब किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुआ था तो उसका आयु x था, अब कितना है 11x/7 है उसका आयु, मतलब अगर अनुपात निकाले तो 7 उधर चला जाएगा तो 7x और 11x हो जाएगा, मतलब 20 वर्ष पहले इतना था, अब इतना हो गया, ये अब है, ये 20 वर्ष पहले था, 20 वर्ष पहले इतना था, अब इतना हो गया है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 7x प्लस 20 जोड़ दें तो 11x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 20 साल का है, तो 7x उधर चला जाएगा, तो 7 4 11, 4x इजल टू 20, 4 से भागे 5, यानी x इजल टू 5 हो गया, तो 11 5 55, अभी कितना 55 साल है इसका, लेकिन बोल रहा है अब से 10 वर्ष बाद 55 प्लस 10 65 हो जाएगा, सिंपल है,
इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दी, इतना नहीं करना था। 65 तो निकल गया आसानी से। इसमें अनुपात निकाले थे हम x और 11 x/7, इसका अनुपात होता 7:11 हो जाता। चूंकि दोनों में 20 साल का डिफरेंस है, तो इसमें 4 के लिए 20, तो 11 के लिए कितना, तो अभी तो 11 है, तो 4 × 5 = 20, 11 × 5 = 55 हो जाता। अभी उसका 55 साल है, तो 10 साल बाद 65 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये थोड़ा लंबा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 35, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। यदि उनमें से प्रेक्षण को निकाला जाता है, उनमें से एक प्रेक्षण को निकाला जाता है और माध्य अपरिवर्तित भी रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि अगर माध्य अगर 12 है, इसमें से कितना निकालेंगे, मान लेते हैं x संख्या का माध्य 12 है, इसमें से मतलब एक्सो संख्या जितना भी संख्या हो सब 12 12 12 ही है। जितना संख्या सब 12 12 12 होगा, माध्य का मतलब यही होता है सब 12 12 12 है। तो एक अगर कितना निकाले कि माध्य अपरिवर्तित रहेगा, अगर इसमें से एक 12 निकाल ले तो बाकी x - 1 संख्या का भी 12 ही होगा। तो इसमें से 12 निकाले तो अपरिवर्तित रहेगा। तो जितना माध्य अगर उतना निकालेंगे तो माध्य अपरिवर्तित रहता, बढ़ता या घटता नहीं है। प्रश्न संख्या 36 में नीचे दी गई तालिका 6 वर्ष 2001 से 2006 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। ये ईयर दिया गया है और उसका बैच दिया गया है। तो 2001, तो प्रश्न में 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में बैच 5 में उम्मीदवारों की संख्या से कितना अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं साल दिया हुआ है और उस साल में बैच जो प्रशिक्षित हुआ है उसके बारे में दिया गया था। 2001 में 2, तो 2001 यहाँ है 2, 44 हो जाएगा। 2001 में 2, 2001 में 2 कितना है 144 है। और 2005 में 5, 2005 में 5 कितना है 90 है। तो बोल रहा है 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ कितना अधिक है, तो 90 से 44 गया तो कितना अधिक है 54 अधिक है। इसी का प्रतिशत निकाल देते हैं, 54 × 100 बता 90 से कितना अधिक है, तो 54 अधिक है बटा 90, तो 1010 कट गया, 9 × 6 = 54, तो 60% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आखिरी क्वेश्चन। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।